जोहार साथियों, सांस्कृतिक बदलावों के ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और कमेंट करें। अब मैं आज के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अनुरोध करना चाहूँगा हमारे आज के मुख्य वक्ता आदरणीय राहुल पटेल जी को। आपके बारे में मुझे ये लगता है कि पहली बार जब मैंने आपको देखा था वाराणसी के एक कार्यक्रम में, तो मुझे ये लगा कि ये व्यक्ति आईआईटीएन है। आईआईटीएंस की हमारे दिमाग में एक दूसरी इमेज होती है, सूट बूट तामझाम, अच्छा खासा बाह्य आवरण, लेकिन जब राहुल जी को देखा मैंने तो मैंने कहा ये शांत व्यक्ति। इसी तरीके का एक और व्यक्ति मैंने देखा था मीडिया के माध्यम से। अब फिलहाल मुझे उनका नाम ध्यान नहीं है, लेकिन मैं उनके लिए भी सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त करना चाहूंगा। आईआईटीएन है, एक गांव में रहते हैं आदिवासियों के बीच में, संभवतः छत्तीसगढ़ में, और वहां पे लोकल में कर रहे हैं। वही छवि मुझे आदरणीय राहुल पटेल जी में नजर आई थी। तो मैं आमंत्रित करना चाहूंगा, मुख्यतः किसानों के संदर्भ में आदि किसान विचारधारा का समर्थन करते हुए और कृषि से कैसे मनुष्य आगे बढ़ा, मनुष्यता आगे बढ़ी और कैसे विकास करते करते हम यहाँ तक पहुंचे, इस आइडियोलॉजी को आगे बढ़ाते हुए आज की बातों में, आज के परिप्रेक्ष्य में अपने विभिन्न विषयों में अपने विचार रखेंगे। आदरणीय राहुल पटेल जी, आपका स्वागत है। जी धन्यवाद सर। आप सभी को फिर से जोहार। मैं पिछले कुछ समय से थोड़ा व्यस्त था और व्यस्तता का कारण था कि बिहार में छपरा सिवान की तरफ से कुछ कोयरी समुदाय के लोग जो हैं, ये जो घटनाएं हुई हैं यादवों के साथ, कोयरी के साथ, कुर्मी कथावाचकों के साथ जो हाल में घटनाएं हुई हैं पंडितों के द्वारा, अन्य जातियों के द्वारा भी हुई होंगी, तो उसके संदर्भ में ये लोग मुझ पर दबाव बनाने लगे कि हम लोग यहाँ पे बिहार में भी कार्यक्रम शुरू करें। मतलब होता है ना कि आग लगी है तो अब कुआं खोदने की ज़रूरत है, जल्दी है। तो इस बीच चित्रकूट जाना हुआ, मैंने सोचा कि चित्रकूट से आऊँगा तो कार्यक्रम करूँगा, लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे लगा कि मैं कार्यक्रम करूँगा क्या जब मैं स्वयं ही कुछ नहीं जानता, वो क्या ही कर लूँगा। तो मन में पहले से था कि मुझे पुरोहिती सीखना है। थोड़ा बहुत एक आध बार मैंने प्रयास भी किया, एक आचार्य जी, गायत्री के आचार्य जी, उनके साथ मैं उपाचार्य बन के भी गया। वहाँ पे मैंने इसके बारे में इस प्लेटफॉर्म पर बोला भी था कि वहाँ पर जाकर, वो मुजूठी का कार्यक्रम था, वहाँ पर जाकर वो जिस तरह से देवताओं का आह्वान करते थे, विसर्जन करते थे, मुझे अंदर से बड़ा हंसी आती थी और अजीब सा लगता था, मेरा विरोधाभास पैदा होता था। तो मैंने वो छोड़ दिया था। फिर चित्रकूट में भी गया तो वहाँ किताबों के ही ये में रह गया, वहाँ कुछ सीखा वीखा नहीं। और वापस आया तो ये मुझे मालूम था कि यहाँ पे एक प्रज्ञा कुंज है, गायत्री वाले लाल बिहारी बाबू हैं, कुर्मी ही हैं, और उन्होंने यहाँ पे स्थापना की है इस गायत्री परिवार की सासाराम में। तो मैंने निश्चय किया कि इस बार मैं सीखूँगा ज़रूर। पहला दिन गया, मुझे बताया गया कि 8 बजे। वहाँ गया तो पता लगा कि नहीं कार्यक्रम तो ख़त्म हो गया है, ऐसे ही प्रवचन वाले कार्यक्रम हैं, वो मैं सुनना नहीं चाहता था। तो दूसरे तारीख से 8वें, दूसरे क्या कहेंगे उसको, दुअम कह लीजिए या अष्टमी कह लीजिए, उस दूसरे से 8वें दिन तक मैं लगातार गया। हवन यज्ञ पूरा एकदम ज़ोर शोर से बोल बोल के मंत्र जो है, और काफ़ी मुझे लगता है मैंने काफ़ी प्रोग्रेस किया। डफली बजाना भी सीख लिया। उन लोगों का कहना है कि गाना वाना गाइए तो कुछ डफली भी बजाइए। मैं मतलब बहुत बढ़िया नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत 8 दिन में 6 दिन में कर ही क्या सकता हूँ 7 दिन। मैं बेसिकली उसी के बारे में, ये जो इस पिछले 6-7 दिन में हुआ, 8 दिन में हुआ, उसी के बारे में आप लोगों को बताऊंगा कि क्या क्या हुआ। तो खैर मैं नौमी को जो पूर्णाहुति होता है उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाया। कारण यह था कि
हमारे टीम के जो मेडिकल में कैंप लगवाता हूँ उस टीम के एक मेंबर पूरा परिवार ही घायल हो गया था, और 3 लोग उनके पति पत्नी और बच्ची, बड़ी बच्ची थी, ग्रेजुएशन में पढ़ती है। वो लोग यहाँ पे सासाराम में आए हुए थे और उनको अटेंड करना पूरे 24 घंटे में लगा रहा, और फिर 2 दिन से मैं एक्सर्शन में था। तो 9वां दिन मैं पूर्णाहुति नहीं कर सका, और लेकिन जो 7 दिन में हुआ तो मैंने ज़रूर मंत्र जो है शुद्ध शुद्ध बोलना सीखा। इसके अलावा जो चीज़ हुए, जैसे मैं एक बताता हूँ कि मुझसे जो लाल बिहारी बाबू की लड़की हैं बोली कि आप कुछ दान कर दीजिए, अर्थ दान कर दीजिए। तो मैंने कहा मैंने कमाना तो आज से 10-12 साल पहले ही छोड़ दिया था, तो मैं अर्थ दान तो न कर पाऊँगा। तो बोली कि ठीक है श्रम दान कर दीजिए। तो मैंने कहा ठीक है। तो एक दिन एक वहीं पे गायत्री परिवार के ही एक हैं कुदारी चला रहे थे, घास छील लेते हैं। तो मैंने कहा लाइए मैं कर देता हूँ, मुझे ऐसा बोला गया, मैं करने लगा। फिर मैंने पूछा कि अच्छा ये बताइए कि ये घास छील क्यों रहे हैं, मतलब ऐसा ही बढ़िया था घास, आप क्यों छील रहे हैं? तो नहीं, यहाँ पे लोगों के चलने के लिए बनाना है। तो मैंने कहा चलने के लिए तो घास और बढ़िया थी, अब क्या ज़रूरत है इसको हटाने का? तो उन्होंने कहे गुरु जी का आदेश है। वो लोग पिताजी का आदेश है, पिताजी कहते हैं, लाल बिहारी बाबू को लोग कहते हैं, बहुत आदर से कहते हैं पिताजी, और पैर छूते हैं, वो चाहे बूढ़े हों चाहे जवान हो, सब लोग पैर छूते हैं। हालांकि लाल बिहारी बाबू मुझसे भी यही उम्मीद करते हैं कि मैं उनके पैर छूऊं या पिताजी कहूं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो मेरे साथ उनका थोड़ा सा व्यवहार जो है वो लेवल प्लेइंग टाइप का रहता है, लेवल प्लेइंग फील्ड रहता है, वैसा नहीं है कि मुझे वो कुछ उपदेश दे सके। खैर, तो उस व्यक्ति ने कहा कि पिताजी ने कहा है कि छील लीजिए। तो मैंने कहा कि भाई पिताजी ने कह दिया तो आप उनसे कह सकते थे कि घास ही अच्छी थी, इसमें क्यों ईंट बिछाया जाए। तो उन्होंने कहा नहीं, पिताजी का आदेश था, उनकी बात को हम लोग काटते नहीं हैं। तो मैंने कहा क्यों, आपको दिमाग लगाने से थोड़ी उन्होंने मना कर दिया है, ये थोड़ी है कि आपके आदरणीय है तो आप अपना दिमाग भी नहीं लगा सकते हैं। हाँ, तो खैर कुछ ही देर में हुआ क्या, हाँ, इस बातचीत के क्रम उन्होंने, अब देखिए बुद्धिजीवियों का एक समस्या है ना कि वो अगर पक्ष में भी बोलना है तो उतना ही तर्क रखेंगे, और विपक्ष में भी बोलना हो तो उतना ही तर्क रख देंगे। ये बड़ी मज़ेदार बात है, एकदम दुधारी तलवार की तरह हम लोग। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, देखिए घास का अपना जगह होता है, देखिए वहाँ पे लॉन में घास है, ये उसकी जगह नहीं है। तो मैंने सोचा कि इनकी ईश्वरीय भावना को थोड़ा एक्सप्लॉइट किया जाए। मैंने कहा ये बताइए कि आप कौन होते हैं कि घास की जगह तय करेंगे? आप घास के मालिक हैं कि घास का स्थान तय करेंगे, भाई घास को यहाँ रहना है कि नहीं? अगर ऐसा करते हैं तो इसका मतलब आप मालिक समझते हैं अपने को, घास का, इस पृथ्वी का मालिक समझते हैं अपने को, है ना? ज़मीन खरीद लिए तो मालिक हो गए, और फिर कहाँ गई आपकी ईश्वरीय भावना? तो ऐसी बातचीत चल रहा था, तभी उनके पिताजी यानी लाल बिहारी बाबू आ गए। तो मैंने कहा कि ये घास तो ऐसी ही बढ़िया थी, आपने क्यों इनको कह दिया कि ईंट बिछाने के लिए? नहीं नहीं, घास, वो उल्टा उन्हीं को बोलने लगे, अरे आप घास क्यों छील रहे हैं, घास तो बढ़िया थी, लोग ऐसी घास खोज रहे हैं, कह लो ये क्या हो गया। तो एक चीज़ ये है कि जब आप डिस्प्रोपोर्शनेट रिस्पेक्ट, हालांकि ये मेरा फ्रेज क्वाइन किया हुआ नहीं है, ये जनार्दन सर का क्वाइन किया हुआ है। तो शुरू में हालांकि मुद्दा यही था, मैं ही उठा रहा था कि जब आप किसी को अननेसेसरी सिर पर बैठाते हैं तो बेल में डाल देना। तो शुरू में आपको लग सकता है कि अरे सामने वाला तो बड़ी अच्छी अच्छी बातें कह रहा है, इसमें क्या हानि है, ये भारतीय संस्कृति है लोगों को आदर देना, और सभी के द्वारा आदर दिए जा रहे हैं, तो हम कौन सा गलत काम कर रहे हैं, है ना? इस भावना के तहत जब आप जाते हैं तो उसमें होता क्या है कि आप अपना दिमाग ताक पर रख देते हैं। इसमें ये दिक्कत है, आप अपना बुद्धि विवेक हर तरह से सरेंडर कर देते हैं। इस चीज़ से बचना है, ये मैंने देखा। तो मैं इस चीज़ को भी यहाँ पे रख रहा हूँ। उसके बाद फिर क्या हुआ कि ऐसी छिटपुट घटनाएं चल रही थी। एक बार उनका प्रवचन चल रहा था लाल बिहारी बाबू का, तो प्रवचन के दौरान और ज़्यादातर इस तरह के लोग, वो चाहे गायत्री परिवार वाले हों, आर्य समाज वाले हों, बौद्ध वाले हों, अर्जक वाले हों, मैंने सबको देखा यही करते हुए। वो कथावाचक जैसे ये बेहुद्दा पांडे है, गुप्तेश्वर पांडे कहलाता है, वो कुमार विश्वास हो, ये प्रशांत कौन है आजकल नया आ गया है, वो चाहे अनिरुद्धा, चाहे जो, सबके साथ ये दिक्कत है कि वर्तमान समाज के साथ चलने के लिए
जो वर्तमान विज्ञान है उसको, उसके एलिमेंट्स को ये लोग अपने प्रवचनों में लाते हैं और उसमें नमक मिर्च इतना लगा देते हैं कि सामने वाला अगर समझता रहे तो स्थिति उसके लिए हास्यास्पद हो जाती है। जैसे अब वो साउंड एनर्जी और साउंड वाइब्रेशन का जो शरीर पर प्रभाव है इसकी व्याख्या कर रहे थे और वो है भी कहीं ना कहीं, लेकिन उसी के दौरान वो बोलने लगे कि देखिए हम लोग खाना खाते हैं और उससे एटॉमिक एनर्जी निकलता है। ये थोड़ा ज़्यादा हो गया कि एटॉमिक एनर्जी फिर आप स्वयं ही भस्म हो जाएंगे, गल जाएंगे, पिघल जाएंगे, है ना। एटॉमिक एनर्जी नहीं निकलता है। तो इस तरह की अनेकों वो बातें वो कर रहे थे और मुझसे रहा नहीं गया, मैं उठ के वहाँ से चला गया। एक और घटना मैं सुनाता हूँ कि एक दिन मैं डफली बजा रहा था। मैं आपको अलग अलग घटनाएं सुना रहा हूँ इस दौरान जो हुए 7-8 दिन के दौरान, कि एक लड़की मुझसे आई सीखने के लिए कि आप कैसे इतना जल्दी सीख लिए, ज़रा मुझे बता दीजिए। तो हम दोनों सीख रहे थे, तभी जो योग के इंस्ट्रक्टर आए हुए थे, काफ़ी दिन से सिखा रहे थे, वो आए और बोले कि अरे तुम्हारा उधर क्लास चल रहा, तुम यहाँ डफली बजा रही हो। तो उसको समझ में नहीं आया क्या बोले, तो मेरी ओर ताकने लगी। मैंने कहा ठीक है बजाइए, आप चिंता ना कीजिए। वो चला गया जब बंदा, तो मैंने उसे समझाया कि एक बात बताइए कि आप यहाँ पे क्या करने आई हैं। तो अरे मैं थोड़ा सा अध्यात्म और ये से मतलब थोड़ा सा ये हो जाएगा, शरीर को और नई ऊर्जा मिल जाएगी और ये ऐसी ऐसी उसने बातें बोली। तो मैंने कहा कि देखो जिंदगी भर तो हम लोग भाग ही रहे हैं किसी न किसी चीज़ के पीछे, है ना। पैसा के पीछे, इस चीज़ के पीछे, भौतिक वस्तुओं, पढ़ाई लिखाई, हर चीज़ के पीछे भाग रहे हैं और भाग रहे हैं और भाग रहे हैं। हमारे पास समय नहीं है, फुर्सत नहीं है। और हम फुर्सत निकाल के, वो लोग हिमाचल से आया था, फुर्सत निकाल के हम लोग बाहर से आते हैं कि 10 दिन चलेंगे पिताजी के यहाँ और सीखेंगे नई चीज़ें। और वहाँ पे तुम डफली बजाना सीखना चाहती हो, तो यहाँ पे भी भागम भाग मची हुई है कि अरे वो वाला क्लास छूट गया, अभी कुछ समझ नहीं रहे हैं, इधर भाग रहे हैं। यहाँ पे भी वही हाल है ना। डफली बजाना सीख रहे हैं, तली मंत्र को शुद्ध करना सीख रहे हैं, तली आत्म अनुसंधान के बारे में सीख रहे हैं, योग के बारे में सीख रहे हैं, भाग रहे हैं इस क्लास से उस क्लास से माइंडलेसली। तो फिर अंतर क्या रहेगा। आप ये सब घर पे भी कर सकती थी ना, ऑनलाइन भी ये क्लास लेते हैं, आप ऑनलाइन भी कर सकती थी, तो फ़ायदा क्या हुआ। तो मैं आप सभी से कहना चाहूँगा और इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से सभी को कि देखिए थोड़ा सा रुकिए, ठहरिए और ये जो भागम भाग मची है इसके बारे में भी सोचिए कि आखिर ये क्यों भागम भाग मची और क्या ज़रूरी है इस भागम भाग में हर बार शामिल होना। मतलब ज़रूरी है लेकिन हर बार ज़रूरी नहीं है। और यदि खास करके यदि कोई चीज़ आप चाहते हैं और उसमें समय लग रहा है तो निश्चित रूप से उसको पूरा कीजिए, उसका अंत तक साथ दीजिए। ये एक चीज़ हुआ। अगला चीज़ ये हुआ कि वो जो लाल बिहारी बाबू की लड़की है तृप्ति, तो उसने कहा कि शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा, एक आप ड्रामा लिख कर ले आइए। तो हमने पूछा कि आप ही बताइए कैसा ड्रामा लिखी। ज़िंदगी में मैंने ड्रामा तो नहीं किया आज तक, वो कैसा ड्रामा लिखना बताइए। आप मन को वश में कैसे किया जाए इस पर एक ड्रामा लिखिए। तो मैंने कहा कि मैं लिखूँ या आप लिखेंगे और मैं उसका पार्ट हो जाऊँ। तो नहीं, आप लिखें। तो मैंने ठीक है लिखा। एक दिन हुआ, कार्यक्रम मेरा नहीं लाया गया। दूसरे दिन आप जरूर एकदम आइए, आपका इस बार कार्यक्रम लिया जाएगा। दूसरे दिन में पूरे परिवार के साथ गया, जिसमें मैं और मेरा पूरा परिवार सभी लोग पात्र थे। हाँ, मैं गुरु के रूप में और वो लोग शिष्य के रूप में। मतलब वो लोग अपना क्वेश्चन पूछेंगे एकदम नेचुरल वे में, जिस तरह से ही जो लफंगा है, कौन वो मध्य प्रदेश में लफंगा है, नाम उसका ध्यान नहीं आ रहा है, चलिए ठीक है, जो भी नाम उसका हो, बड़ा प्रसिद्ध हो रहा है, बंदर की तरह कभी कभी केला भी खाता है ना। तो या अनिरुद्धाचार्य भी, शायद आप आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री। हाँ, धीरेन्द्र शास्त्री। उसका नाम कुछ बालेश्वर है या बागेश्वर है। तो जिस प्रकार से वो करता है ना कि लोग पूछते हैं, एकदम फैमिली सेटअप रहता है, लोग परिवार के साथ आते हैं, अपना प्रश्न रखते हैं और वो उस तरह से बकलोली बतियाता है। ये लोग भी बकलोली प्रश्न पूछते हैं और बड़ा मज़ेदार चलते रहता है। तो
बकलोली वाला तो माइनस कर दीजिए, मैंने भी सोचा कि नेचुरल सेटअप रखा जाए। तो वो उस दिन भी मेरा कार्यक्रम नहीं लिया गया, और बाकी जो नाचने गाने का कार्यक्रम है और हर तरह का जो चीज़ है वो सब किया गया। तो मैं सोचा कि मैं उन लोगों को सुना नहीं सका, तो आप ही लोग को सुना दूँ वो चीज़, अगर आप लोग इजाज़त दें तो। वो जो मन को वश में कैसे किया जाए, जो मैंने लिखा मैं सुनाना चाहता हूँ, अगर आप लोगों को कोई आपत्ति ना हो तो। बिल्कुल स्वागत है, स्वागत है जी धन्यवाद। आपके भी, आप पे सबका मैं स्वीकार कर रहा हूँ। तो देखिए वहाँ पे प्रसंग ये था, संदर्भ ये था, प्रसंग नहीं, हम दोनों तो एक ही चीज़। संदर्भ ये था कि वो लोग त्राटक सिखा रहे थे, और त्राटक में वो लोग बता रहे थे कि एक मोमबत्ती या उगता हुआ सूर्य या पेपर पर ऐसे ब्लैक डॉट बना के उसमें एक छोटा सा बीच में वाइटनेस रहने दिया जाए, उस पर ध्यान लगाया जाए, और इससे जो है मन को वश में किया जा सकता है। और वो लोग चाहते थे कि मैं इसी पर, उसी चीज़ को आगे बढ़ाऊं त्राटक पर उनको अंदाज़ा नहीं था कि मैं कैसे सोचता हूं। तो तृप्ति जी से मैं उसका पॉजिटिव पॉइंट, निगेटिव पॉइंट, कि क्या सही में हर बार मन को वश में करने की ज़रूरत है, या क्या मन को वश में किया जा सकता है, या मन को वश में करने से हमेशा ही हानि है कि हमेशा ही लाभ है। और बहुत सारे मैं पॉइंट्स निकाल के लिया, तो उनको वो अचकचा के बोले कि इतना कंफ्यूज ना कीजिए लोगों को, आप खाली त्राटक वाले के बारे में बता दीजिए। वो यही चाहती थी। ऑफकोर्स इसमें कोई भी, ये बहुत ही स्वाभाविक है, वो उससे ज़्यादा चाहेंगी भी नहीं। तो मन को वश में करने की बात कहाँ से आती है? अगर कोई यह सोचता है कि मन तो भटकाने के लिए बना है या गलत है, तो यह एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। यह हमारी मन है, हमारी इच्छा है कि हम बहुत सारी नई चीज़ें हम कर पाए हैं। मनुष्य जो है पिछले 10,000 सालों में काफ़ी कुछ कर पाए, ये मन ही है, ये मन की गति ही है। पर जब यह प्रश्न उठता है कि मन को वश में कैसे किया जाए, तो निश्चित रूप से इस प्रश्न पूछने वाले की मंशा जो है, मैं जो पूछने वाले की समझ जो है, यह जरूर है कि मन में रचनात्मकता है, और यह बहुत जरूरी है। केवल यह है कि रचनात्मकता जो है कहीं गलत दिशा में न हो, मूल उद्देश्य से भटकाव न पैदा कर दे, समस्या ना खड़ा कर दे, यही सब है। तो इसलिए ऐसी परिस्थितियों में जहाँ भटकाव या गलत दिशा की बात आ रही है, समस्या की बात आ रही है, तो मन को मनचाही दिशा कैसे दी जाए या वश में कैसे किया जाए। हम लोग इसके एकाध क्या, जितने 4-5 हम लोग कुछ कंक्रीट एग्जाम्पल लेते हैं, उदाहरण लेते हैं, और फिर हम लोग समझेंगे कि उपाय क्या है, उसी के साथ साथ और कैसे समझेंगे कि मन अब वश में हो गया है। पहला उदाहरण मैं लेता हूँ कि हमारे बीच में बहुत सारे लोग हैं, और स्पेशली बच्चे, कि कभी उनका खीर खाने का बहुत मन करता है ना, बहुत ज़्यादा जोर देते हैं। वो एक प्रसंग है गांधी जी वाला कि गुड़ खाना, एक बच्चा अपनी माँ के साथ आया, उसका गुड़ खाने का आदत छुड़वाना था। किसी को टीवी देखने का बहुत मन करता है, मेरा स्वयं का बहुत मन करता था। क्यों मन करता था? कोई ऐसा मन कर रहा है तो अकारण मन नहीं करता, इसके पीछे कुछ संदर्भ रहता है, कुंठा रहती है, या चाहत, मतलब कोई ना कोई कारण रहता है जिसके चलते मन करता है। मेरा टीवी देखने का इसलिए बहुत मन करता था, स्पेशली हॉलीवुड की मूवीज़, जब मैं रुड़की में था, और कि मेरे यहाँ टीवी अभी नहीं आया था, और अड़ोस पड़ोस सब जगह टीवी था। उस समय रामायण आता था, शायद महाभारत पे था, हमको याद नहीं है। और हम लोग दूसरे के यहाँ जाते थे, टिंगलिंग टिंगलिंग टिंगलिंग, वो धनुष बाण चला, बहुत मज़ा आता था, है ना, बचपन में। तो वो जो इच्छा बच गई थी और कुंठा रह गई थी कि हमारे यहाँ टीवी नहीं है, उसके चलते जब मैं कॉलेज में गया तो मेरे अंदर यह रह गया कि नहीं, मैं मूवी देखूंगा और ये करूंगा वो करूंगा। और वहाँ पे गया, जो उसमें हम लोग का कॉमन रूम रहता है, उसमें टीवी रहता है हर एक हॉस्टल के कॉमन रूम में। तो बहुत सारे स्टूडेंट हैं और सबकी अपनी अपनी इच्छाएं हैं, तो वो लोग जो देखते थे मुझे पसंद नहीं आता। तो मैं क्या करता था
कि जब सब लोग 9 बजे के आसपास हट जाएगा तो मैं रात भर 2 बजे तक 3 बजे तक एकदम लगातार दिखता था, और कई एक दिनों तक, महीनों तक, 6 महीना, 7 महीना, 1 साल तक मैंने देखा। और देखने का नतीजा ये है कि अब पिछले, मुझे लगता है कि 10-15 सालों से मैंने टीवी ही नहीं देखा है। मैं टीवी के सामने बैठता हूँ, माँ भले वो देखती रहती हैं, तो हम वहाँ पे आसपास रहते हैं, खाना वाना खाते हैं, वो अलग बात है। कभी कभी ऐसा नज़र चला भी जाता है। मैं कहना क्या चाहता हूँ कि एक उपाय ये है कि अगर आप कोई चीज़ करते हैं जिससे आप छुटकारा चाहते हैं, मन पर काबू करना चाहते हैं, तो अगर उसको बिना तृप्ति दिए हुए अगर उसको ज़बरदस्ती ख़त्म करना चाहेंगे, मन अगर अतृप्त रहेगा तो वो कुंठा बची रह जाएगी, फिर न किसी दूसरे रूप में निकलेगा। तो एक तरीका ये है कि उसकी अति कर दीजिए, अगर संभव है तब। नहीं, कई बार अति करने से दूसरी भी समस्याएं होंगी, उस पर भी मैं बात करूंगा। अगर संभव है तो उसकी अधिकता कर दीजिए, क्योंकि जो अतृप्त मन है बार बार उसी ओर लपकेगा, और संतृप्त मन पके हुए खरबूज की तरह डंठल रूपी मन से स्वतः ही अलग हो जाएगा। उसके लिए उसका मतलब वो विरक्त हो जाएगा, ऐसे समझ लीजिए। पर क्या हो यदि आप अति नहीं कर सकते हैं, उससे हानि हो। मान लीजिए कि डायबिटीज़ है और खीर खाने की बहुत इच्छा हमेशा रहती है, या टीवी है, पढ़ाई करना है, स्टूडेंट हैं, बहुत इच्छा रहती है, आँख खराब हो रहा है, वो उसको तुरंत आप ख़त्म करना चाहते हैं उस इच्छा को, तो क्या उपाय है इसका? एक तो हो गया कि अति कर दीजिए, अति न कर सकें तो एक चीज़ है कि एक दूसरा उदाहरण देता हूँ। यहाँ पे मेरे पड़ोस में एक हैं, चपरासी से रिटायर्ड हुए हैं, कचहरी से। तो वो जो है एक बार क्या करने लगे कि फ्रिज के बारे में खूब बातें करने लगे। जानते हो मुन्ना, बड़ा गर्मी लगता है, गर्मी के समय में ठंडा पानी की बहुत इच्छा था। अब देखिए, हाई वाला फ्रिज अच्छा रहेगा कि वो वाला फ्रिज अच्छा रहेगा। अब उनको फ्रिज खरीदना है तो देखिए कैसे मन बना रहे हैं, तरह तरह से बातें कर रहे हैं। उनको मूवीज, टेलीविज़न में भी वही दिखेगा, न्यूज़पेपर के एडवर्टीजमेंट में वही दिखेगा, लोगों से बात करेंगे। तो इस तरह से मन बनाया जाता है, और इसी मैकेनिज्म से मन उचटाया भी जाता है। उचटाया कैसे जाता है? तो जब आप उसके दुष्प्रभावों के बारे में लोगों से बात करने लगे, जिससे आप जिस इच्छा से आप छुटकारा पाना चाहते हैं, अगर वो आपको अगल बगल दिखाई पड़ने लगे तो फिर आपका मन उचटता है। या फिर अगर आप जैसे तुलनात्मक विकल्प के बारे में भी उसको अपनाने लगे, उसके बाद तब भी छूटता है। जैसे मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, मैं सिगरेट पीता था और जॉब छोड़ चुका था मैं, अभी कंपनी चला रहा था, मतलब प्रॉफिटेबल नहीं था, बस नो लॉस नो प्रॉफिट पे था 4-5 साल। तो मैं देखता क्या था कि 10 रुपये की सिगरेट है और 10 रुपये का अंडा है, और कुछ समय तक तो यह चलता रहा खेला। लेकिन इवेंचुअली जब पैसा नहीं था तो डीमोटिवेशन पहला तो यही हो गया। तो मेरे दिमाग में ये आने लगा कि उस 10 रुपये से अपना स्वास्थ्य बिगाड़ने के बजाय 10 रुपये से अपना स्वास्थ्य बना भी सकते हैं ना। अब देखिए, अब वहाँ से एक बार में नहीं छूटा, और धीरे करके वो चीज़ें मैं सिगरेट से अंडा पर आ गया। लेकिन फिर इवेंचुअली अंडा भी जारी न रह सका, और वो दोनों चीज़ें ही छूट गई। मैं कहना ये चाहता हूँ कि अगर अति न कर सकें तो आप उसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स, जिस चीज़ के प्रति मन कर रहा है तो उसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स के बारे में अगर लोगों से डिस्कशन करें, स्वयं बोलें, लोगों से सुने, वगैरह वगैरह, या फिर उसके तुलनात्मक विकल्पों के बारे में बात करें, तो भी उनसे आप छुटकारा पा सकते हैं। अब मैं दूसरा बात बोलना चाहता हूँ कि आप कभी कभी देखते होंगे कि कोई बच्चा बड़ा जिद करने लगता है किसी खिलौने के लिए, या किसी मिठाई के लिए, या किसी कपड़े के लिए, या आपका मन भी जूता, कपड़ा, गहना वगैरह वगैरह खरीदने के लिए मन करता है। या हमारी मैडम तो बोलते हैं कि हमारा शॉपिंग करने का, गहना खरीदने का बड़ा हमेशा है ना दिमाग में घूमता है, पिक्चराइज होता है कि हम भी जा रहे हैं। और किसी का सिगरेट, शराब के सेवन की प्रबल इच्छा होती है।
तो एक चीज़ मैं बताता हूँ कि ये जो इच्छा की प्रबलता है ये मात्र लगभग 90 सेकंड के लिए रहती है। और इसका कारण है, इसका कारण ये है कि जब कोई चीज़ आप मन में इच्छा पैदा करते हैं तो शरीर में खास प्रकार का केमिकल जिसको सेरोटोनिन कहते हैं उसका लेवल शरीर में बढ़ जाता है। और लगभग 90 सेकंड के बाद जो है सेरोटोनिन लेवल जो है उसका स्तर घट जाता है, लेवल जो घट जाता है और आपकी चाहत जो है स्वयं क्षीण हो जाती है। आपने देखा होगा कि अगर कोई बच्चा जिद कर रहा है किसी खिलौने के लिए, एकदम प्रैक्टिकल बात है कि जिद कर रहा है और अगर आप कोई प्रतिक्रिया न दें तो स्वतः ही वो भूल जाता है उसके बारे में, या आपके साथ भी अनेकों बार ऐसा होता है। लेकिन अच्छा, इसका एक दूसरा चीज़ भी है, सेरोटोनिन लेवल का एक गजब का कमाल है। एक तो ये है कि अगर आप कुछ न करें तो अपने आप ही 90 सेकंड के बाद, लगभग 90 सेकंड उसका जो है भूत उतर जाता है। लेकिन आप लोगों ने स्वयं भी देखा होगा कि हम चाहें तो सेरोटोनिन लेवल को दूसरी बार भी ट्रिगर, और दूसरी बार, पांचवी बार, अनेकों बार ट्रिगर कर सकते हैं शरीर में। आपने देखा होगा बच्चों को जब वो जिद कर रहे हैं ना कि वो वाला खिलौना लेंगे तो आप क्या करते हैं, आप फिर अरे देखो तो आश्चर्यचकित कर, देखो वो जा रहा है, देखो वहाँ पे वो गाड़ी, कुत्ता दौड़ रहा है देखो। या कोई उसको खिलौना दूसरा चीज़ दे देते हैं कि चलो अरे देखो तो कोई चाबी है बाबू। तो क्या होता है कि अब आपके द्वारा तय किया गया नया चाहत के प्रति बच्चे के शरीर में नए सिरे से सेरोटोनिन लेवल जो है उसका स्तर बढ़ता है। और एक तरह से यह जो है कंप्रोमाइज्ड स्थिति तो है, लेकिन अब आपका मनचाहा है। ये जो समझ है, इस चीज़ का आप स्वयं अपने ऊपर प्रयोग कर सकते हैं कि अगर मान लीजिए कि 90 सेकंड में भूत न उतरा तो आप चाहें तो किसी दूसरे चीज़ में स्वयं को इंगेज कर सकते हैं, अपने बच्चे का, है ना। या इंगेज करना का क्या मतलब है, कोई दोस्त है दूसरे चीज़ के बारे में आप बात करने लगे तो वो चीज़ें भूल जाएंगे। लेकिन इसमें भी ठीक पहले वाले की तरह ही अपवाद है कि अति न किए, अति करने से अगर गड़बड़ है तो क्या करें, तो नेगेटिव उसके बारे में डिस्कशन करने लगे। तो इसमें भी वही बात है कि अपने से भूत न उतरता। तो बहुत बार आप देखेंगे कि 90 सेकंड तो क्या, वो 90 दिनों तक रह जाता है। आपकी जो इच्छा है, आपका जो मन कर रहा है वो काफ़ी लंबे समय तक रह जाता है। ऐसा क्यों है? फिर से मैं बच्चों का ही उदाहरण लेता हूँ कि आप देखेंगे कि किसी बच्चे के खिलौने से अगर वह बच्चा ये हो गया, उसका सेरोटोनिन लेवल ट्रिगर हो गया कि मुझे भी चाहिए, या कहीं बिक रहा है तो मुझे भी चाहिए, और वो बड़े लंबे समय तक जिद करने लगता है, आप पाएंगे ये कि जब तक वह खिलौना संदर्भ से हटता नहीं है, उसके आंखों के सामने है, दूसरा बच्चा अगर वो अपने खिलौने से खेल रहा है तो ये वाला बच्चा जो है जिद करते रहेगा। यानी संदर्भ से न हटना समस्या है, वो बार बार ट्रिगर कर रहा है, उसकी चाहत को बार बार ट्रिगर कर रहा है। संदर्भ से हटा दीजिए, समस्या खत्म हो जाएगा। आपका जूता खरीदने का मन कर रहा है, मेरी मैडम का किसी गहना को खरीदने का मन कर रहा है, क्या कारण है? तो उनकी बहन, उनकी दोस्त जो हैं बार बार फोन पर अपने नए खरीदे गहने, नया कोई दोस्त जो है नया खरीदा जूता के बारे में बखान कर रहा है ना, ऐसे चमका रहा है, वो चमका रहा है, दिखा भी रहा है बार बार वो ट्रिगर कर रहा है, और वो इस तरह से चाहत के प्रबल होने के लूप में फंसा रहता है। जो इस कारण से जो आपकी शुरुआती चाहत है वो समाप्त नहीं हो पाती है। इनफैक्ट आपने देखा होगा कि गूगल में कोई चीज़ ज़रा सर्च करके देखिए तो, है ना, कोई उपभोग की वस्तु, मान लीजिए कि कोई मोबाइल है या इस तरह का, तो क्या होता है, अब आप कोई भी दूसरा भी पेज खोलिए, कुछ भी करिए, सब जगह ऊपर चार आ रहा है। इसके पीछे वही एल्गोरिथम है। वो लोग समझते हैं, उन लोगों के पास ना गूगल या इस तरह कंपनियों के पास वो केवल टेक्नीशियन हायर नहीं करते हैं, वो साइकोलॉजिस्ट हायर करते हैं, वो मैथमेटिशियन हायर करते हैं, वो जो फिलॉसफर है उनको हायर करते हैं। यह चीज़ इसीलिए हम लोग इस मिशन में भी हम लोग चाहते हैं कि हमारे साथ फिलॉसफर रहें, हमारे साथ साइकोलॉजिस्ट रहें। इस चीज़ का बड़ा गहरा प्रभाव है, किसी भी मिशन के लिए बहुत ज़रूरी है। तो मैं कह रहा था कि इंटरनेट के पीछे, गूगल सर्च या इस तरह की चीज़ों के पीछे, जो ऐड के पीछे जो है, उनके पीछे भी इसी तरह के एल्गोरिथम लिखे रहते हैं कि एक बार अगर किसी बंदे ने कोई सर्च किया
तो अब उसके सेरोटोनिन लेवल को हम चाहें तो बार बार ट्रिगर कर सकते हैं, उसको बस खाली दिखाते रहे तब तक जब तक कि वो उसकी चाहत जो है खरीद में न बदल जाए। इनफैक्ट मार्केटिंग वाले क्या करते हैं, उनकी भी रणनीति यही रहती है कि किसी भी गिवन रीजन में, किसी भी दिए हुए क्षेत्र में उस वस्तु की हर तरह से अधिकतम उपलब्धता सुनिश्चित करते हैं। कैसे करते हैं तो देखिएगा, दीवार पर प्रचार रहता है, दुकान में वो वस्तु उपलब्ध रहता है ना, और जैसे जैसे लोग उसको पुश किया जाता है कि तुम इसको बेचो। और होता क्या है कि जब उस क्षेत्र के लोग वो चीज़ें खरीदने लगते हैं और लोगों के हाथ में हमको दिखने लगता है तो हम भी लालायित होते हैं कि भाई चारों ओर दिख भी रहा है, वो लोग खरीद भी रहे हैं ना, चर्चा भी हो रहा है। वो कैसे आप जानते हैं कि लाइफ बॉय, कैसे आप जानते हैं टाटा नमक, वो क्या करते हैं, क्या उनकी बिक्री नहीं हो रही है, उनकी बिक्री कम हो गई है। कोका कोला का प्रचार आता है, इतना खर्चा करते, क्या वो जानते नहीं है? लोग जानते हैं, फिर भी वो खर्चा करते हैं। क्यों? वो आपके मानस पटल पर बने रहते हैं, वो ट्रिगर करते रहते हैं। आपकी जो इच्छा है, सेरोटोनिन लेवल है, उसको ट्रिगर करते रहते हैं और फिर वो उस खरीद में बदलता है। तो मैं खाली यह कहना चाहता हूँ कि जो मैकेनिज्म है चाहत के समाप्त होने और चाहत के पैदा होने का, इन सब को यदि हम लोग समझें तो हम लोग उस पर कंट्रोल पा सकते हैं। जूता आपकी चाहत नहीं थी, खिलौना बच्चे की चाहत नहीं थी, बाहरी माहौल ने उस चाहत को बनाया और न केवल शुरुआती चाहत पैदा की बल्कि आपको लूप में भी वो लोग रख रहे हैं। ये सब चीज़ें लूप में भी रख रही हैं। और कभी कभी कौतूहलता से भी बच्चों में नई वस्तुओं के प्रति, ऐसा नहीं है कि उसको सामने कोई बच्चा खिलौना से खेलता दिख रहा है तभी उसमें चाहत पैदा होती है। कौतूहलवश भी हम लोग भी कौतूहलवश भी कोई नई चीज़ें खरीदते हैं। ऐसा नहीं है हमेशा कि कोई जिक्र ही करे। पर तो उपाय क्या है, ऐसी इच्छाओं पर काबू पाने का उपाय क्या है? तो उपाय बड़ा सिंपल है। जो बाहरी कारण हैं उन पर नकेल कसना पड़ेगा। आप उस चीज को संदर्भ से हटाएं, एक ये उपाय है, या स्वयं उस संदर्भ से हट जाएं, ये दूसरा उपाय है। वार्तालाप में अगर कोई इस तरह की बातें कर रहा है और आप समझ रहे हैं कि वो आपके जरूरत की चीज़ नहीं है, तो आप उस लूप में न फंसें, तो उस टॉपिक को बोरिंग बता दें, बातें खत्म हो जाएगी। मैं इस पर भी काफ़ी बोला हूँ कि अगर किसी बात को, है ना, किसी बकलोली वाली बात को ख़त्म करना चाहते हैं ना, तो उस बात को वहीं काट दें। सामने वाली की बात जो है नल एंड वाइड हो जाती है। इस पर भी एक बार मैं बोला था इस प्लेटफॉर्म पर। उसको अंग्रेजी में कहा होता पुटिंग रेंच इनटू वर्क, या ऐसे कुछ कहते हैं। ये वर्ल्ड वार 2 में काफ़ी इस्तेमाल हुआ था ये अंडरस्टैंडिंग, कि बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना रहता। अगर आपको दुश्मन का काम जो है बिगाड़ना है तो बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं डालना। मान लीजिए को बॉम्ब बना रहे हैं, कार बना रहे हैं, है ना, टैक्टिकल कार, तो उनके फैक्ट्री में एक रिंच डाल दीजिए। वहीं से ये फ्रेज आया था कि पुट अ रिंच इनटू देयर वर्क। तो आप जब किसी बात को वहीं पे काट देते हैं तो बेसिकली यू आर पुटिंग रिंच इनटू देयर वर्क, और बात वहीं पे ख़त्म हो जाती है काटने से, अगर आपको लगता है कि वो गलत बोल रहे हैं तो इसलिए मुखर होकर काटना जरूरी है। देखते हैं आप, कोई विद्यार्थी है, मैं अगला पॉइंट बोल रहा हूँ। कोई विद्यार्थी है, वो कहता है कि पढ़ रहे हैं, बैठे हैं, 5 मिनट में ध्यान इधर उधर चला जाता है। हम लोग के साथ भी होता है, कोई दूसरा काम कर रहे हैं, इधर उधर ध्यान भटक जाता है, कोई दूसरा चीज़ याद आ जाता है। तो बेसिकली यह कमी है डिसिप्लिन्ड वे में किसी चीज़ को करने का, अनुशासित तरीका हम लोग का जो है उसमें कमी है। तो यहाँ पे यह मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे आप एकाग्रता बढ़ाने के लिए, है ना, मन को वश में करने के लिए आप त्राटक जैसे अभ्यास कर सकते हैं, इस तरह की चीज़ों को कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम लोग के किसी के दिमाग में गलत इच्छा उत्पन्न हो जाती है, व्यभिचार वाली इच्छा उत्पन्न हो जाती है। तो इसका उपाय बड़ा सिंपल है। देखिए, शुरू में चूँकि मैंने बोला था कि मन में जो भी इच्छा पैदा हो रही है ना कहीं चेतन और अचेतन में उसका कुछ कारण है। तो जो भी कारण से इस तरह के गलत अगर विचार, गलत इच्छा भी पैदा हो रहे हैं, विचार पर मैं आऊँगा, विचार दूसरा चीज़ है, गलत इच्छा पैदा हो रही है, तो उसका सिंपल उपाय ये है कि आप अपनी संगत बदलिए, विद्वान सदाचारी लोगों के संगत में रहें, उस तरह की बातें करें, तो ये सब इच्छा जो है कम हो जाती हैं। तो इस तरह की कुछ मैंने कॉन्क्रीट एग्जाम्पल लिया जहाँ पे आपने देखा
कि अलग अलग कारण हो सकते हैं, अलग अलग उपाय हो सकते हैं। और मान लीजिए कि हम जानना चाहते हैं कि हम मन अब कैसे समझा जाए कि मन वश में हो गया, तो यह समझना पहले जरूरी है कि हर काम के लिए, हर तरह के चीज़ के लिए अलग अलग क्राइटेरिया हैं जिससे हम समझ सकते हैं कि मन वश में हुआ कि नहीं। जैसे मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, हम लोग डफली सीख रहे थे, अब उसमें से कुछ लोग बड़ा जल्दी सीख लिए, उनमें से मैं भी एक था, और कुछ लोग देर से सीखे। और क्या कारण था? तो आप नोटिस करेंगे कि जैसे उसमें मात्रा रहती है, एक एक अ, दो ओ, तीन चार, इसी पर वो अलग अलग तरह से उंगलियां चलती हैं। शायद गायत्री वाले जानते होंगे, यहाँ गायत्री परिवार के लोग हैं, दिलीप सर भी दिखाई पड़ रहे हैं, महेंद्र सर भी दिखाई पड़ रहे हैं। तो उस तरह से उंगलियां चलती हैं, और वो तो कैसे जल्दी सीखते हैं? तो जो ये मात्रा है, इसको मुंह से स्पष्ट रूप से मैं बोल रहा हूं, तदनुरूप मेरी उंगलियां चल रही हैं, और ये दोनों चीजें मैं सुन भी रहा हूं, वहां सामंजस्य बैठा रहा हूं। ये एकाग्रता है, ये मन को वश में करना है। कभी कभी आप लोग भी देखे होंगे अपने अनुभव से, मेरा भी अनुभव है कि आपसे कोई प्रश्न पूछ दिया जाए, विषय को आप पूरी तरह जानते नहीं हैं या भूल गए थोड़ा बहुत, लेकिन आपने नोटिस किया होगा कि उत्तर देने के क्रम में, बोलने के क्रम में आप अपनी बातों को लगातार संशोधित, परिमार्जित भी करते जाते हैं, और बाद में आपको स्वयं आश्चर्य होते, करे हमने तो एकदम सही सही बोल दिया। आप लोगों ने जरूर महसूस किया होगा किसी ने। इसका कारण है, इसका कारण है कि आप जो बोल रहे हैं वही सुन भी रहे हैं, और फिर उसको उस पर विचार कर रहे हैं, उसको मॉडिफाई करते जा रहे हैं। ये जो है बेसिकली माइंडफुलनेस की अवस्था है। जब आप माइंडफुल हैं, किसी चीज़ को कर रहे हैं और वो चीज़ आपके दिमाग में वैसे ही जा भी रहे, तो और उस समझ रहे हैं उस चीज़ को, तो ये माइंडफुलनेस की अवस्था है। यह हुआ मन को वश में करना। तो आप देख सकते हैं कि विभिन्न परिस्थितियों में मन को किसी चीज़ से हटाना है या मन को किसी चीज़ से लगाना है, यानी वश में करना है, तो उसका विभिन्न उपाय हो सकते हैं। और सही चीज़ ये है कि कोई एक तरीका नहीं है। सबसे बढ़िया यह है कि जब आप मन की उड़ान के प्रति सजग हो जाते हैं कि हाँ भाई मन इधर उधर उड़ रहा है, जब एक्नॉलेज करने लगते हैं और उसके कारणों, निवारणों के बारे में सोचने लगते हैं, तब कौन सा उपाय करना है, धीरे धीरे आपको सब स्वतः समझ में आने लगेगा। आपको माइंडफुल होना पड़ेगा, बेसिकली यही आइडिया है। आप स्वयं और कुछ दूसरों से भी आप सीख लेंगे। तो ये मेरा चीज़ था जिस पे मैं उस दिन कार्यक्रम करना चाहता था और नहीं कर सका, तो मैं आप लोगों के सामने भी रखना चाहता था। और मुझे उम्मीद है कि धीरे धीरे मैं गायत्री विधा में और कुछ दिनों में फिर बौद्ध वाले खोजता हूँ। काफ़ी दिन से कोई मिलता नहीं है, और सब बस गाली देने में व्यस्त रहते हैं, अरे तुम लोग मनीवादी हो, ये हो वो, है ना। लोगों का एक्सपीरियंस बड़ा ख़राब है। यही कारण है, गायत्री वाले कहेंगे तुम लोग बेकार हो बाकियों को, बौद्ध वाले कहेंगे तुम लोग बेकार हो बाकियों को, और सब एक दूसरे को गाली देते रहिए, तो लोगों का मन खिन रहता है, समावेशी नहीं रहता। पुरोहित प्रशिक्षण एवं शोध मिशन ऐसे पुरोहित तैयार करना चाहता है जो एक से ज़्यादा विधाओं में पारंगत हों, ताकि लोगों को समेट सकें। तभी समेटेंगे इन एक प्लेटफॉर्म पे, अनेकों लोग आएंगे नहीं तो आप अपनी बात कहेंगे किसको, जरा ये बताइए। यहाँ राजीव सर भी हैं। मान लीजिए आपको अपनी बात कहना है 1 लाख लोगों में, तो अगर लोग बटे हुए हैं, अलग अलग आइडेंटिटी के साथ, अलग अलग चीज़ों से जुड़े हुए हैं, एक प्लेटफॉर्म पर नहीं है, तो बड़ा मुश्किल है लोगों तक बात पहुंचाना। और इस तरह के प्लेटफॉर्म की जरूरत है जहां समावेशी हैं, उद्देश्य पूरा होता रहेगा। ये मैं कहना चाहता था। धन्यवाद सभी को सुनने के लिए। जोहार जी, बहुत बहुत धन्यवाद राहुल जी। आपने काफी जो है सटीक बातें कही, और मैं चाहूंगा कि आज हमारे बीच में आदरणीय राजीव पटेल सर भी जुड़े हुए हैं, तो राजीव पटेल सर से अनुरोध करना चाहूंगा कि आए और अपना परिचय देते हुए कुछ हम लोगों को मार्गदर्शित करें। जी, आदरणीय राजीव हो गया है भारत सर। अच्छा हो गया है।
नहीं, हो तो गया है, बात सही है। एक मिनट, हो तो गया है, लेकिन राजीव सर की प्रतिक्रिया अपेक्षित है। जी जी। आदरणीय राजीव सर। प्रतिक्रिया का समय नहीं, राहुल जी, प्रतिक्रिया का समय नहीं है। हम सुनने श्रोता बन के मैं आया हूँ। और राजीव भाई साहब, आपसे अनुरोध ये है कि उसमें अगर थोड़ा सा आप कुछ एडिफाई करना चाहें या कुछ उसमें टिप्पणी जरूर दें, क्योंकि हम लोगों के लिए ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते कि आप दोनों विद्वजन एक साथ मंच पर हों। देखिए, बात सही है, वो सब सही है, लेकिन मैं आज श्रोता बन के आया हूँ। आप जो भी मुझे अलंकृत कर दीजिए वो सब मैं सुन करके आज जो है बर्दाश्त कर लूंगा। यार, चलिए ठीक है राजीव भाई साहब। तो समय होगा, कभी और समय होगा। और अभी इस विषय पर मैं राहुल जी से व्यक्तिगत में चर्चा करूंगा। अभी जो टॉपिक रखे हैं, मन के ऊपर जो टॉपिक रखे हैं, मैं इतना ही बता देता हूँ, मन के ऊपर अगर कोई रिसर्चर है पूरे विश्व में, तो उस रिसर्चर को उपाधि मिली है मुनि का। मन को बस में करने का कोई रिसर्च किया है, उसको रिसर्चर, जैसे डॉक्टरेट कोई करता है तो डॉक्टर की उपाधि मिलती है, अधिवक्ता कोई बनते हैं उसको माने एडवोकेट की उपाधि मिलती है, इंजीनियर को इंजीनियर की उपाधि मिलती है, जो भी तकनीशियन होते हैं। उसी तरीके से मन को जो बस पे करने का पहला जो व्यक्ति था और अंतिम व्यक्ति था, एक ही व्यक्ति जिसको मुनि की उपाधि मिली है, और उसको शाक्य मुनि कहा जाता है। बाद बाकी जो भी है अप्रमाणिक है, अव्यवहारिक है, जो भी चर्चाएं करें, लेकिन वो सटीक है और उसका पूरा विश्लेषण है। मैं राहुल जी से व्यक्तिगत चर्चा करूंगा। अभी मैं श्रोता के रूप में आया हूं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत आभार आदरणीय। और शाक्य मुनि के संदर्भ में भी थोड़ा सा ये जोड़ना चाहूंगा कि जहां तक मैं समझा हूँ, शाक्य मुनि तथागत बुद्ध को कहा जाता है। जी जी, सही समझे। मन के ऊपर नियंत्रण और उससे संबंधित सारी बातों की अगर गहन विशद व्याख्या किसी ने की है तो वो भी तथागत बुद्ध के सिद्धांतों में है। आपने इस बात को रेखांकित किया, इसके लिए राजीव जी आपका आभार। पहले तो समझना होगा कि मन है क्या, मन का कितना खंड होता है, मन किस किस खंड में कैसे काम करता है। मैं अपने संस्कार का जो आलेख लिखा हूं ना, उस आलेख में थोड़ा सा शॉर्टकट में उसमें जो है कुछ देने का प्रयास किया था कि लोग समझे कि मन किस किस खंड में कैसे काम करता है। जीवन है क्या, पहले जीवन है क्या, जीवन में एक खंड मन का है, एक खंड जो है शरीर का। शरीर अलग खंड है, जीवन का मन अलग खंड है, दोनों अलग अलग खंड है। मन को जो है बेहोश किया जा सकता है, शरीर को बेहोश नहीं किया जा सकता। शरीर मृत होता है, मन बेहोश होता है। मन का कौन सा खंड बेहोश होता है ये भी देखना होगा ना। मन जो है कितने खंड में है और कौन सा खंड ही बेहोश होता है। बाद बाकी उसका कौन कौन खंड जो है बेहोश नहीं होता है, वो एक्टिव रहता है। जैसे ऑपरेशन के समय मन को बेहोश किया जाता है कि दर्द नहीं हो, लेकिन ऐसा नहीं कि मन पूरा डेड हो जाता है। मन का कुछ खंड काम करता है। कौन कौन सा खंड काम करता है बिल्कुल साइंटिफिक है उनकी शोध। अब जानकारी नहीं है वो अलग बात है, लेकिन जानकारी होनी चाहिए। और कभी मौका मिलेगा तो इसकी चर्चा हम लोग करेंगे। मन के ऊपर ही विषय रखिएगा, मन का जो है विस्तार से चर्चा करेंगे। बिल्कुल। तो आज मैं श्रोता के तौर पे आया हूँ, पूरे मूड से आया हूँ, इसलिए सुन रहा हूँ गौर से। जी जी जी, धन्यवाद धन्यवाद जी, धन्यवाद। चलिए आदरणीय राहुल जी, आपका इस गंभीर मुद्दे को इतने सहज और सरल ढंग से प्रस्तुत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। क्योंकि आपने जो बातें बताई वो सारी बातें कई बार लोगों ने सुनी होंगी, लेकिन संभवतः उतनी सरलता से नहीं सुनी होंगी, इसलिए उनके मनोमस्तिष्क पर अंकित ना हो पाई हो, छाप ना छोड़ पाई हो। मेरा एक अनुत्तरित प्रश्न भी आज उसका उत्तर मुझे मिला।
चूंकि कॉलेज के दिनों में मैंने ओशो को पढ़ा था, जिसमें उनकी एक पुस्तक जो टाइटल के आधार पे कई लोगों ने उसको गलत समझा, संभोग से समाधि की ओर। उसमें एक उदाहरण उन्होंने दिया था और उनके कुछ वीडियोज भी मुझे, छोटे वीडियोज देखने को मिले, जिसमें वो कहते हैं कि एक व्यक्ति सिगरेट पीता है, आप उसकी सिगरेट छुड़ाना चाहते हैं, कितना भी उपदेश देंगे वो नहीं छोड़ेगा। रास्ता वो सुझाते हैं ओशो, प्रोफेसर रजनीश, कि आप एक काम करें कि आप उसको एक सिगरेट दें और उसको कहें कि इसका तुम भरपूर आनंद लो, और जब वो आनंद लेके उसको कश लगा रहा हो और उसकी खत्म होने के पहले आप दूसरी दे दें, तीसरी दे दें, और उसको अंदर से इतनी तृप्ति महसूस होगी कि वो कहेगा कि अब मुझे आज के बाद से इसको पीने की इच्छा नहीं। इसको बल्कि मैंने अपने ऊपर भी प्रैक्टिकल किया। मैं मिठाई बहुत खाता था, एक बार में संभवतः मैं 400-500 ग्राम तक मिठाई खा लेता। फिर मुझे लगा कि चलो इसमें, जब ओशो को मैंने पढ़ा कि ये करके देखते हैं, करके देखा और धीरे धीरे मुझे 1-2 पीस में ही तृप्ति मिल जाती है, उतने की इच्छा नहीं होती। ऐसा लगा कि अंदर से तृप्त हो गए, इच्छा ही नहीं बची अब इसको खाने की। पर एक दूसरा मार्ग जो वहां पे नहीं था कि तृप्त तो हो लें, पर इस बात की समझ मुझे ओशो के दर्शन से नहीं मिल पाई थी अपने अल्प अध्ययन के कारण, कि अगर कोई बात अनैतिक है या उससे कुछ हानि हो सकती है तो उससे कैसे तृप्त करें। उसके लिए जो आपने आज एक दूसरा मार्ग दिखाया कि उसके दुष्प्रभावों पर अगर हम चिंतन करने लगे, उसके दुष्प्रभावों पर दूसरों से चर्चा करें, तो वो दुष्प्रभाव भी अपने हमारे मस्तिष्क पे, हमारी वैचारिकी पे उतना ही असर डालते हैं कि अपने आप उसकी इच्छा दूर हो जाएगी, क्योंकि उसके दुष्प्रभाव अपना घर बना लेंगे और हमारा शरीर उस हिसाब से चलने लगेगा कि इसके दुष्प्रभाव हैं, इसकी तरफ हमें नहीं जाना है। ये एक नई चीज मुझे आपके आज के वक्तव्य से जो मिली, उसके लिए आपका मेरी तरफ से भी आभार, और जिन भी लोगों को ये दर्शन पहली बार मिला होगा उन सब की तरफ से भी आपका बहुत बहुत आभार। और मैं ये अब चाहूंगा कि अगर किसी के कोई प्रश्न हो आदरणीय राहुल जी के वक्तव्य से संबंधित, तो प्लीज अपने हैंड रेज करिएगा, ताकि एक एक करके हम आप लोग अपनी बात रख सकें और राहुल जी उसका समाधान कर सकें। तो अगर किसी के कोई प्रश्न हो या दिमाग में कुछ शंका हो, कुछ चल रहा हो कि राहुल जी से इसका उत्तर मुझे मिले, या ये मेरे दिमाग में भ्रम उत्पन्न हुआ है, तो आप लोग हैंड रेज कर सकते हैं। चलिए, मैं जहां तक देख रहा हूं अभी किसी के हैंड रेज नहीं आ रहे हैं, तो आदरणीय गंगा सागर चौधरी जी का हैंड रेज हुआ है। आपसे अनुरोध है कि अपने माइक को अनम्यूट करते हुए अपनी बात रखें अपने संक्षिप्त परिचय के साथ। आदरणीय गंगा सागर चौधरी जी। आप सभी को सादर नमस्कार। गंगा सागर चौधरी नमस्कार। मुख्यतः कृषक परिवार से हैं, और आज के विषय सुनने के बाद मेरे मन में एक आध कुछ प्रश्न हैं जो मैं चाहता हूं कि आप लोग को सामने रखूं और थोड़ा सा आप लोग उस पर अपना विचार रखें। एक ओशो जी का बहुत फेमस किताब के ऊपर बात हुई, संभोग से समाधि के ऊपर, और एक बहन जी कुसुम जी हैं, उन्होंने भी कुछ कड़ी उड़ी के ऊपर जो हो ये चीजें बहुत तार्किक रूप से किताबें थी, और मतलब कि सामान्य तौर पे तो ठीक है। मैं थोड़ा प्रैक्टिकल इंसान हूँ और मेरे को ज्यादा टाइम मेरा लगता है अध्ययन पाठन में, बहुत अच्छा वक्ता नहीं हूँ मैं। अभी भी मेरे हाथ एक किताब अभी आया है, द ब्रोकन मिरर, तो मेरे को ये सब अच्छा लगता है। और जब से थोड़ा अध्ययन पाठन में रुचि हुआ शुरू, तो मैं ये देखता हूँ क्या कि स्टार्टिंग में मुझे लगता है कि मेरे से ज्यादा शायद सिर्फ कुछ कमेंट करूं, समाज पे कमेंट करूं या सामाजिक माहौल पे कमेंट करूं, वो पहले देखता हूं मेरे ऊपर ही लागू हो जाता है। जो भी एक नया सोच मेरे ऊपर आता है, मैं जो भी प्राप्त करता हूं किसी अध्ययन से,
वो लागू होता है कि अरे यार, ये तो सबसे पहले तो मैं क्या देखता हूँ कि शायद ही कोई दूसरे लोग होंगे जो मेरे से ज्यादा बुरे होंगे, क्योंकि हर चीज में पहला नंबर मेरा ही आ रहा। बहुत लंबा विषय हो जाएगा। अभी एक चीज आ रहा कि क्या आज के डेट में मेरे अलावा बच्चों में मोबाइल के प्रति जो उसको मतलब कि हम चाहें कि उसका आदत छुड़वाएं या मोबाइल से बच्चों को दूर रखें, तो ये जो अभी आ रहा कि कमरे में बंद कर दिए, खूब उन्होंने जब तक सुबह मीटिंग हुआ हुआ ठीक है, वो मैंने जो एग्जाम्पल लिया हूँ कि हमारे भाई बंधु कोई बहुत सिगरेट पीते हैं, चलो जी ठीक है, 2 पीते हैं, हमने तीसरा उस दिन उनको मन जरूर उग जाता है, लेकिन अगले दिन फिर देखता हूँ कि फिर वो 2 ही पीते हैं, बल्कि धीरे धीरे मैं क्या देख रहा हूँ, उल्टा असर पड़ रहा है, वो 3 पीने लगे। अब ये चीजों को मोबाइल के ऊपर अगर चाहे हम बच्चों से दूरी करवाएं, अपना जो टाइम है मोबाइल पे ज्यादा स्पेंड हो रहा है उसको कम करें, तो वहां पर ये नियम लागू होता नहीं देख रहा हूं मैं। हम अगर छोड़ दें कि मन उब जाएगा, वो तो और हैबिचुअल हो जा रहे हैं बच्चे। तो क्या इसके ऊपर कुछ विचार आप लोग का हो तो थोड़ा बताइए। अगर इजाजत हो तो। धन्यवाद। आदरणीय राहुल जी, आप कुछ बात रखना चाहेंगे इस पे? जी जी राहुल जी 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 जी। वो देखिए गंगा सागर सर, ऐसा नहीं है कि मैंने कहा कि ये अंतिम उपाय है कि आप किसी चीज़ की अति कर दें और मन उचट जाएगा, ये बात नहीं है। मैंने उदाहरण के साथ रखा कि अगर आप देख रहे हैं कि अति करने से अगर गड़बड़ हो रहा है और तुरंत उसका शमन करना चाहते हैं, उसको बंद करना चाहते हैं, तो मैंने फिर उसके बारे में भी कुछ बोला कि आप उसके नकारात्मक पक्षों के बारे में विचार विमर्श करना शुरू करें, उसके तुलनात्मक विकल्पों के बारे में विचार करना शुरू करें। अब मान लीजिए एक उदाहरण लेता हूँ, सिगरेट का ही आपका ही बात कि 2 से 3 हुआ, और मैं सेरोटोनिन लेवल का भी बात कर रहा था। मैं जिस चीज़ के चलते चाहत उभरी, उस चीज़ के संदर्भ में रह जाने से बार बार वो सेरोटोनिन लेवल ट्रिगर होता है, इस पर भी मैंने बात रखा था। तो मान लीजिए कि 2 से 3 सिगरेट हो गया और आप सिगरेट अब 3 पीने लगे 2 के बजाय। तो इसका कारण है, इसका कारण यह है कि आपको कहीं ना कहीं से वो चीज़ ट्रिगर हो रहा है। आपका कोई दोस्त पी रहा है और आप उसके संगत में रह रहे हैं, यानी सिगरेट आपके संदर्भ से हट नहीं रहा है। या फिर आप सोचते हैं कि कहीं टेंशन में और सिगरेट पीने से रियली आप रिलैक्स होते हैं और आराम से सोच पाते हैं। ये आपके मन में ये बिलीफ, ये जो विश्वास है घर कर गया है, और जब इसके पहलुओं पर आप चर्चा करने लगते हैं तो नई चीज़ें आती हैं और फिर वहाँ से आपका मन हट सकता है। मैंने स्वयं पे भी एक एग्जाम्पल दिया था कि कैसे सिगरेट और अंडा का मैंने तुलनात्मक जो है विकल्प खड़ा किया और फिर दोनों ही छूट गए। तो और वैसे ही मोबाइल का है, वो मोबाइल निश्चित रूप से अति करेंगे तो और गड़बड़ हो जाएगा। उसका कारण ये है कि मोबाइल में मान लीजिए कि रील आप देख रहे हैं ना, तो ज़रा उसके मैकेनिज्म पर ध्यान दीजिए। वो एक ही चीज़ नहीं आ रहा है। अगर एक ही चीज़ आता तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि वो आपका मोबाइल छोड़ के भाग जाएगा लड़का। वो हर बार 2-2 मिनट 5-5 मिनट का चीज़ आता है। इनफैक्ट यूट्यूब या बहुत सारे जो रील्स वाले हैं वो आजकल इस रील को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं बजाय लंबे वीडियो के। आपको ये मालूम होना चाहिए। इसका कारण है, इसका कारण यही है कि वो हर बार एक नया चीज़ आता है, 2 मिनट 30 सेकेंड 60 सेकेंड, ऐसे हर बार एक नया चीज़ आता है और बार बार ट्रिगर होता है और बार बार वो सेरोटोनिन लेवल आगे बढ़ता है, ऊपर बढ़ता है और आपकी इच्छा वो बरकरार रहती है कि हम और देखें और मोबाइल देखें, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। आप मूवी में क्या देखते हैं, वो सीन बदलता है, फिर ट्विस्ट होता है प्लॉट में, फिर रीट्विस्ट होता है, और है ना, आप एंटिसिपेट करते हैं कि ऐसे होगा वैसे होगा। अगर ऐसा ना हो तो क्या होगा, तो आपको मूवी बहुत बोरिंग लगेगी और आप मूवी छोड़ के भाग जाएंगे। तो ऐसे केस में निश्चित रूप से आपको दूसरे उपाय करने चाहिए कि भाई मोबाइल उसको छुड़ाना है तो आप उसको ऐसे कर सकते हैं कि देखो तुम मोबाइल देखो आधा घंटा से
ज़्यादा न देखो, या मोबाइल ही उसके हाथ से लेने गई तो मोबाइल ही नहीं देख सकते हो, या फिर आप कैरेट एंड स्टिक अप्रोच अपना सकते हैं कि ठीक है तुम इतना पढ़ोगे तो इतने सेकंड के लिए यही चीज़ तुमको देखने के लिए अनुमति रहेगी, जो मेरे सामने देखोगे। और या फिर उसके नकारात्मक पक्षों के बारे में आप चर्चा करने लगें उससे, बच्चे से। तो मैं अंत में मेरा क्लोजिंग स्टेटमेंट यही था कि विभिन्न परिस्थितियों में उपाय बिल्कुल अलग अलग हो सकते हैं, ये आपके स्वविवेक पर निर्भर करता है। और वो कहाँ से आएगा? तो मैंने ये कहा कि जब उसको आप गहराई से सोचने लगेंगे, उसके आखिर चाहत क्यों आ रही है इसके बारे में, कि भाई मेरा मन भटक रहा है, इसके बारे में सजग हो जाएंगे और कारण निवारण पर चर्चा करने लगेंगे, उसके बारे में सोचने लगेंगे, तो स्वविवेक स्वयं आ जाएगा कि किस परिस्थिति में क्या उपाय करना है। मैं आपको कोई एक होलसेल उपाय नहीं सुझा रहा हूँ, ये अलग अलग हो सकता है। अलग अलग लोगों के लिए एक ही चीज़, एक ही समस्या के लिए अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग उपाय हो सकते हैं। बिल्कुल आपके स्वविवेक पर है, आप दूसरों से भी सीख सकते हैं। मैं इतना ही कहना चाहता था। धन्यवाद सर। जी धन्यवाद आदरणीय राहुल जी। और उसमें हमारी भी थोड़ा सा गलतियां हैं सर। होता क्या है कि परिवार जो है छोटा होता गया है। पहले जो है बच्चों को, जब छोटे बच्चे तो दादा दादी खिलाते थे, अब हम जो है इतना सूझ परिवार हो रहे हैं, दादा दादी से अलग हो रहे हैं। तो जब बच्चा रोता पैदा हुआ तो माँ और बाप जो है तो उसको पकड़ा देते मोबाइल पकड़ा देते। अब 6 महीने के बच्चे का मोबाइल पकड़ा रहे हो तो आगे जाकर के उसको लत लग जाएगी। तो हमारी सबसे बड़ी गलती ये है कि हम उसको 6 महीने के बच्चे को मोबाइल पकड़ा रहे हैं। दूसरी गलतियां ये है कि मोबाइल 70% यूज का है, 30% अनयूज है। हमारा नुकसानदायक वो है। तो हमें जो है बच्चे के मोबाइल को दिन में 2 बार देखना चाहिए। जब बच्चा बड़ा हो जाता है, 17, 18 साल, 20 साल हो जाता है, तब भी हमें बच्चा ही मानना चाहिए। उसमें ये देखें उसने ऐसे कौन कौन से ऐप डाउनलोड किए हैं जो उसके काम का नहीं है, जो उसको नुकसानदायक है। उसके लिए हमको उसको प्रेशराइज करना चाहिए कि इसको डिलीट करो, गेम डिलीट करो, ये चीज अच्छी नहीं है, ये चीज तुम्हारी पढ़ाई की जो है, जो उसके अधिकार का है, जिससे हमारे बच्चे के भविष्य के लिए फायदा मिलता है, वही ऐप उसमें होना चाहिए। मेरा बच्चा कहीं गेम तो नहीं खेल रहा है, उस गेम की ओर हमारा ध्यान होना चाहिए। जब बच्चा मोबाइल चला रहा था, हम छुप करके हम पत्नी या किसी भाई परिवार से, अपने दोस्तों से उसमें निगाह डलवाएं कि हमारे बच्चे का जो मोबाइल चला रहा है वो क्या देख रहा है। हमें उसमें पूरा फोकस होना चाहिए। जब हम अपना फोकस पूरा उसमें डालेंगे तो हमारा बच्चा मोबाइल का दुरुपयोग नहीं करेगा सर। यही मेरा निवेदन। आपने सर एक बहुत ही सही बात कही, जो अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यपूर्ण रूप से अनअवॉइडेबल है। वो जो दोनों हाथ में मैं लड्डू रहने की बात करता हूँ ना, कि लोग सोचते हैं कि दोनों हाथ में लड्डू रहे। अब एकल परिवार भी चाहते हैं, माता पिता को ला नहीं सकते हैं, अधिक से अधिक धन भी बटोरना चाहते हैं, और बाहर जा रहा है व्यक्ति और घर में माता काम भी करना चाहती हैं, तो मोबाइल ही एक उपाय है कि आप उसको, बच्चे को व्यस्त कर दें। और फिर आप चाहते हैं कि बच्चा जो है उससे छुटकारा पाले, तो फिर आप उसको इंगेज कीजिए। आप कैसे इंगेज करेंगे? आप तो घर पे हैं नहीं। घर पे वापस आएंगे तो आपको चाहिए कि आपकी पत्नी सारा घर का काम करके रेडी रखें, और फिर बताइए आप क्या उपाय हैं, आपके पास क्या उपाय। तो कहीं ना कहीं आपको स्वयं देखना है कि परिस्थिति से हम निपटे कैसे। उपाय आपके पास स्वयं है, आप खाली उसके बारे में सोचना शुरू करें। आप चाहें तो अपने माता पिता को बुला सकते हैं, सास ससुर को बुला सकते हैं, है ना। कोई ज़रूरी थोड़ी है कि आप बहुत ज़्यादा धन इकट्ठा करें। कम से कम जब तक बच्चा 5 साल का हो न जाए, आप इन चीज़ों का ध्यान रखें। वो उपाय अनेकों हो सकते हैं, आप स्वयं करके देखिए। ठीक है सर।